गुड इवनिंग सभी बच्चों को। क्लास 9th का जो चैप्टर शुरू हुआ है नया और इजी सा भी है क्योंकि फसलों के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। तो भाई चैप्टर 15 लेक्चर नंबर 3, और जैसा कि मैंने कहा ये लास्ट चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का, तो उसके बाद जो है आपकी बायोलॉजी समापन की ओर चलेगी। खाद्य संसाधनों से सुधार की आवश्यकता और ये सारे जो टॉपिक है ये हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। आज जो हम पढ़ेंगे वो फसल उत्पादन प्रबंधन की कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं फसलों को उगाने का। उसके बाद में हमें एक चीज पढ़नी है खाद और उर्वरक क्या होते हैं, और 2-3 चीजें और पढ़ेंगे। तो चलिए, फसल उत्पादन प्रबंधन है क्या चीज। तो हमने कहा कि हमें फसलों को ज्यादा से ज्यादा उगाना है ताकि हमारे देश में जो खाद्य समस्या उत्पन्न हो गई है या हो रही है उसको हम निपटा सकें। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फसल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उत्पादन कैसे बढ़ाएं? तो उत्पादन हम तब बढ़ा सकते हैं जब हम एक तो वो चीज जो हमने कहा मौसम पर निर्भरता है उसको घटा दे। अब मौसम पर निर्भरता भी इतनी हमारे हाथ में नहीं है, हम मौसम को भाई गाइड नहीं कर सकते कि आज बारिश हो, कल होना, आज मत होना, इस तरह से, वो तो नेचुरल चीज है। दूसरी चीज हम ऐसा कर सकते हैं कि फसलों को वृद्धि कराने के लिए जो चीजें चाहिए, यानी कि जो पोषक तत्व चाहिए, उनकी मात्रा हम बढ़ा दें। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि फसल उत्पादन मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पोषक मैनेजमेंट करेंगे कि न्यूट्रिएंट को ऐसे मैनेज करना है कि जो भी फसल आप बो रहे हो उसको अच्छे से अच्छे वृद्धिकारक क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व या ऐसे पदार्थ जो फसलों को वृद्धि करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें वृद्धि करने के लिए प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, तो पौधों की भी कुछ जरूरत है, वो भी जीवित है, लिविंग थिंग है, तो उन्हें भी कुछ चीजों की जरूरत होती है और उन्हें हम कहते हैं पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लस उसको कैसे बढ़ाते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें विकास और वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम हमारी बात करें, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, लेकिन इनके पोषक पदार्थ हमसे थोड़े से डिफरेंट है ना। हम तो पौधे खा लेते हैं, प्रोटीन चाहिए तो दालें खा लो, एग खा लो, एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो भाई अनाज खा लो, चावल है, गेहूं है। लेकिन ये किसको खाने जाएंगे? इनका तो एकमात्र सहारा जो आपको पता ही है, सूर्य है, प्रकाश संश्लेषण। तो भाई प्रकाश संश्लेषण से इनको स्टार्च तो मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट की तो इनकी संतुष्टि हो जाती है, लेकिन बाकी और भी इनको चीजें चाहिए। जैसे इनको कुछ जिंक चाहिए, आयरन चाहिए। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा एक चीज आपको बताऊं, तो पौधे हरे होते हैं। हरा पौधा जो होता है वो किस कारण होता है? पर्णहरित के कारण होता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो ऐसे ही नहीं बनता, क्लोरोफिल की संरचना बहुत लंबी है। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक आइडिया ऐसे दूं तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और ऐसी लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, और बीच में इसके कौन बैठा होता है पता है? मैग्नीशियम। तो अगर पौधे को क्लोरोफिल बनाना है, बनेगा तो क्लोरोफिल में, आप थोड़ी ना क्लोरोफिल डाल रहे हो पौधों के अंदर, अंदर ही बन रहा है, तो उसके लिए उसको मैग्नीशियम चाहिए। ऐसे ही पौधों को और भी तत्वों की जरूरत होती है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है। जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं कि हम खाद के रूप में फिर उनको ये चीजें देते हैं, ठीक है, पोटेशियम वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें उनको देनी पड़ेगी, अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि वो ग्रोथ करें। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से प्राप्त होते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, आपको याद है कि पौधे जो है वो नाइट्रोजन ऐसे ही हवा से नहीं ले पाते, मिट्टी से लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु उनकी ये हेल्प करते हैं। तो कुछ चीजें पौधे हवा से ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले ली, कुछ चीजें पौधे मिट्टी से ले लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ले ली, मैग्नीशियम ले लिया, जिंक ले लिया। तो हवा से लेते हैं या पानी से, पानी में भी मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं पानी के अंदर, कैल्शियम है ना, आयरन है, ये कुछ पानी में भी मिल जाते हैं, सोडियम है, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास 3 स्रोत हैं हमारे पास, इन द सेंस कि पौधों के पास पोषक तत्वों को लेने के। अब बात कर लेते हैं हम पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई पोषक तत्वों के प्रकार बताओ,
तो आप क्या लिखेंगे भाई, दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। पहले हैं वृहद पोषक तत्व, इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम बता रहा है, हिंदी वाला शब्द भी बता रहा है वृहद। अब ये वृहद का मतलब साइज से नहीं है, आकार से नहीं है, वृहद का मतलब है इनकी मात्रा से, मतलब इनकी मात्रा पौधों को थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। बहुत सारे तत्व हैं, आपने पीरियोडिक टेबल अभी 9th में इतनी नहीं पढ़ी होगी मुझे पता है, लेकिन अगर आप तत्वों के बारे में देखें तो हमारे पास बहुत सारे तत्व हैं। अभी तक जो है 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब 119 के 119 इनको नहीं चाहिए भाई, इनको तो चाहिए मुश्किल से 17। वैसे कितने चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे। पौधों को 17 तत्व चाहिए होते हैं, 17 आवश्यक तत्व चाहिए होते हैं जो उनकी वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, उनके नाम हमें नहीं पढ़ने क्योंकि क्लास 9th में इतना नहीं है, आप पढ़ेंगे जब इस चैप्टर को आप 11th में या 12th में पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तत्व या इन पोषकों में कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं, ये ज्यादा चाहिए। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूं, जैसे कि आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम इसकी मात्रा भी ज्यादा चाहिए, मैंने कहा अभी आपको पर्णहरित कैसे बनाएंगे, ठीक है, और आपके कोबाल्ट, ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, वृहद तत्वों के अंदर आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। अब दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। वो मैक्रो हैं तो ये क्या हो गए, माइक्रो। अच्छा, इनको लघु भी बोलते हैं, लघु पोषक तत्व भी बोल सकते हो, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखनी है कि इससे इसका साइज का कोई लेना देना नहीं, मात्रा से लेना देना है। ठीक है, मात्रा से लेना देना है। जैसे अगर मान लो ये 10 ग्राम के आसपास चाहिए, मैं एक आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, इसको सीरियस मत लेना। मान लो ये 10 ग्राम के आसपास चाहिए तो इनकी मात्रा सिर्फ 0.1 या 1 ग्राम ही चाहिए होगी, इतना फर्क है, इसलिए इनको कह रहे हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इनकी मात्रा हमें कम चाहिए, पौधों को कम चाहिए। इनके उदाहरण क्या ले सकते हो, इनके उदाहरण मैं आपको एक दो बता देती हूँ, जैसे कि निकेल, जैसे कि क्लोराइड, ये सब जरूरी होते हैं पौधों के लिए, जैसे कि जिंक। तो एक दो एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। तो 2 प्रकार के हमारे पास क्या है, पोषक तत्व हैं पौधों के लिए जो उनकी वृद्धि के लिए जरूरी है। ठीक, आगे आ जाओ। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद्य और उर्वरता के रूप में इन पोषक तत्वों को मिलाना आवश्यक है। अब हम चाहते हैं कि फसल अच्छी हो, वृद्धि हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पोषक तत्व पौधे को देने पड़ेंगे। जो कम मात्रा में चाहिए वो कम मात्रा में, जो ज्यादा में चाहिए वो ज्यादा। आपको तो पता नहीं है कि कौन सा कम मात्रा में चाहिए, कौन सा ज्यादा, तो आप क्या करते हो, मार्केट से खाद लेके आते हो, है ना। जिनके घरों में खेत हैं वो समझते हैं, यूरिया वगैरह लाते हैं, है ना, खाद लाते हैं, केमिकल्स लाते हैं। अगर आपने उसके पैकेट पे देखा हो तो उस पे सब लिखा होता है कि जिंक इतना % है, पोटेशियम इतना % है, ये सब लिखा होता है। ये परसेंटेज जो हमारे वैज्ञानिक है, जो कंपनी है जो उसको बना रही है, उनको पता है कि पौधे को इतना ये ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, तो उन्होंने उस हिसाब से मिलाया हुआ है उसके अंदर, है ना। हमें इतना ज्ञान नहीं, हम तो लाते हैं डाल देते हैं। तो ये किस रूप में हम उनको दे सकते हैं, अगर बाहर से देना है तो हम या तो खाद्य के रूप में देते हैं उसको, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मैन्योर बोलते हैं, और या फिर हम उर्वरकता के रूप में देखते हैं, फर्टिलाइजर्स। खाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्योर, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर्स। दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है, अलग अलग है। देखो, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। मैन्योर क्या होते हैं, खाद्य की जब हम बात करते हैं, यानी कि मैनोर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो है ये पेड़ पौधों से, है ना, या तो सड़े गड़े पेड़ पौधे या प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक चीजों के सड़ जाने से, सब्जियों के छिलके हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, ये सारी पत्तियां हैं, इनको सड़ा गला के बनाए जाते हैं। जबकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, वो केमिकल्स लेके आते हैं। ये केमिकल्स है,
ये रासायनिक पदार्थ हैं। हम ऐसे रासायनिक पदार्थों को मिलाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें हों। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले अगर कि मुझे भाई नाइट्रोजन चाहिए पौधों को, तो अब मैं नाइट्रोजन, ऐसे कोई नाइट्रोजन मार्केट में नहीं मिलता कि भाई नाइट्रोजन है डाल दो। नाइट्रोजन किसी रासायनिक पदार्थ के रूप में मिलेगा, जैसे कि यूरिया। यूरिया क्यों डालते हैं किसान पौधों के अंदर? यूरिया के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होती है, इसीलिए यूरिया डालते हैं। ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। कौन से ज्यादा अच्छे होते हैं? तो ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। रासायनिक पदार्थ पौधों को भी कुछ समय के बाद, और जब हम इन पौधों को खाते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मैन्योर सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहले भाई 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, वही ब्लू वाले हमेशा से जो मैं बताती आ रही हूं, इसके दोनों के आंसर हमने देख लिए। यहाँ पे पूछा है वृहद पोषक तत्व क्या है और इन्हें वृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं। लिख दोगे आंसर? ये जो हमने लिखा कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेना, अधिक आवश्यकता होती है, उन्हें हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें वृहद पोषक तत्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें पौधों को इनकी अधिक जरूरत होती है। इनके बिना पौधों की वृद्धि रुक सकती है। उदाहरण आप लिख लोगे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और जो दे रखा है आपके कि पौधे अपने पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? 3 चीजों से। एक तो हवा, पानी और मिट्टी। स्टार्टिंग में लाइन आई थी, ठीक है, इसी क्लास के अंदर था। अब बात कर लेते हैं हम खाद की। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। क्यों कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? क्योंकि ये बनाए ही जीवित चीजों से है, जीवित चीजों के मर जाने के कारण। जैसे पत्ती गिरी पौधे से, जमीन पे गिर गई, मैंने आपको बताया था ह्यूमस में बदल जाती है। वो जो ह्यूमस होते हैं ना, वो एक्चुअल खाद है पौधों के लिए। कोई जानवर है वो मिट्टी के अंदर मर गया है, तो वो जिन जिन चीजों से बना हुआ है उसके अंदर देखो, अगर मैं हूं तो मेरे अंदर प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब कुछ है। मैं मरूंगी तो वो सारी चीजें कहाँ मिल जाएंगी? मिट्टी के अंदर। ये हमने लास्ट चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, इससे पहले वाले चैप्टर में, कि कैसे इनका चक्रण चलता है। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल में हमारे शरीर के अंदर देखें तो जो हमारे प्रोटीन है, वसा है, शर्कराएं हैं, शर्करा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्बोहाइड्रेट। शक्कर मत बोल देना, शुगर नहीं है ये। जो कार्बोहाइड्रेट शब्द मैं बोलती हूँ उसको शर्करा भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ये कार्बनिक पदार्थों के से अधिक होते हैं। इनमें ये कार्बनिक पदार्थ अधिक है क्योंकि भाई ये पौधों के सड़ने से, जीवों के सड़ने से बने हुए हैं, और उनमें क्या था? उनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट थी। तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। भाई ये सड़ते हैं तो मैक्सिममली कार्बन चली जाती है, जो बचे कुछ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, वो इनमें मिलती है। लेकिन इनसे कम मात्रा में, एक तो इनको टाइम बहुत लगता है, दूसरा कम मात्रा में पोषक तत्व मिल पाते हैं इनसे। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट, है ना, गोबर वगैरह, जंतुओं के अपशिष्ट का मतलब पॉटी वगैरह, जैसे गाय का गोबर है, भाई बकरी की, आपने देखा होगा कहीं खेतों में वो बकरियों की जो पॉटी होती है उसको भी डाला जाता है। पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। ठीक है, यही बात मैंने आपसे कही। अब ये खाद है 2 तरीके से बनाई जाती है, बात करेंगे अभी हम इसकी। खाद्य मिट्टी को पोषक व कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। उर्वरकता क्या होती है? उपजाऊता कह सकते हो आप इसको, कि मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर पौधे उगे, उपजाऊ बनाती है। रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। अब एक तो हो गया हमारी, मैंने आपसे कहा था रेत वाली मिट्टी, जैसे कि मरुस्थल में होती है, उसमें पानी ज्यादा लेने की क्षमता नहीं होती है, पानी एकदम नीचे चला जाता है। कभी रेगिस्तान में गए हो पानी डालना, 6 बोतल पानी भी डालोगे तो रेती के अंदर दिखेगा नहीं, चला जाता है वो नीचे। अब इसी मिट्टी को अगर आपको नॉर्मल मिट्टी बनाना है तो उसके अंदर हमें ह्यूमस डालनी पड़ेगी।
हमारे घरों के आसपास जो मिलती है वो रेगिस्तान वाली रेती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हम जो कचरा डालते हैं बाहर, सड़ी गली पत्तियां हैं, वो सड़ सड़ के उसके अंदर ह्यूमस बनाती रहती है, खाद बनाती रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल रेती वाली मिट्टी होती है उसमें की भी उपजाऊता बढ़ जाती है और उसमें पानी को लेने की क्षमता बढ़ जाती है, नॉर्मल मिट्टी बन जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। चिकनी मिट्टी आपको पता है जो बिल्कुल पानी एकदम ले लेती है, बिल्कुल अवशोषित कर लेती है ना, कार्बनिक पदार्थ इसमें ज्यादा मात्रा में है और पानी को एकत्रित नहीं कर पाती, ऐसी गिलपिली सी हो जाएगी, है ना, चिकना चिकना कर देगी सब कुछ। खाद के बनाने में जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, ये बात अभी हमने की, सड़ी गली चीजों से हम खाद बनाते हैं। इनमें उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। और जब हम खाद यूज करते हैं तो हमें फिर वो फर्टिलाइजर्स नहीं लाने पड़ेंगे, रासायनिक पदार्थ नहीं लाने पड़ेंगे, ठीक है, बाहर से केमिकल नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें सबसे पहला मेथड क्या है, उपयोगों के आधार पर खाद्य को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। दो तरह से हम बना सकते हैं इस खाद को, घर की खाद को। पहला है जो आप सबको पता है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं। वैसे तो दोनों एक ही शब्द है। वर्मी कंपोस्ट में क्या फर्क है, एक जनरल फर्क ये है कि एक तो आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे में सारी सब्जियां बचा कुचा सब कुछ डाल दिया छिलके, और उस गड्ढे को बंद कर दिया और छोड़ दिया, अपने आप सड़ेगा। एक ये होता है आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, गड्ढे में सब्जियां डाली, सब्जियों के सड़े गले छिलके डाले, साथ में आपने उसके अंदर अपनी तरफ से केचुए भी डाल दिए, क्योंकि आपको पता है सब जगह केचुए थोड़ी है, आपके घर के आसपास केचुए थोड़ी ना घूम रहे हैं। मीन्स आपके घूम रहे होंगे, आप खेत वेत के आसपास रहते होंगे, मेरे घर के आसपास तो कोई केचुए है नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसमें स्पेशली उन केचुओं को डालती हूँ। क्योंकि केचुए क्यों डाल रही हूँ, केचुए क्या करते हैं, जल्दी से इन पत्तियों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे, खा लेंगे इनको, और जल्दी जल्दी कंपोस्ट बनाएंगे। प्लस केचुए की जो पॉटी निकलती है, केचुआ खाने के बाद जो पॉटी करता है, वो भी मिट्टी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसीलिए केचुओं को, अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये फर्क है नॉर्मल कंपोस्ट में और वर्मी। वर्मी का मतलब होता है कीड़े, कृमि। अब यहाँ पे हमारे लिए कृमि क्या है, यहाँ पे हमारे लिए कृमि केचुआ बनेगा। केचुआ डालेंगे हम, क्या करते हैं इसमें, एक गड्ढा खोदते हैं, हमारे पास जो भी, आप गमले में भी कर सकते हो, अपने घर के गमले में कर सकते हो, बाहर आपके कोई जगह है वहां पे कर सकते हो। गड्ढा खोद के जो भी हमारी बची कुची सब्जियों के छिलके हैं, ऐसी चीज जो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, है ना, इसमें डिकम्पोज हो जाती है, पेड़ पौधे हैं, है ना, पशुओं का गोबर है, पॉटी है, ये सब हम गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। अब आप गड्ढे के अंदर डाल के बंद कर दो, या केचुए डाल के बंद कर दो। वर्मी कंपोस्ट कराना है आपको, 5, 6, 10 दिन में वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगी, सड़ जाएगा सब कुछ। फिर उस खाद को लेके जहां आपको डालना है वहां पे डाल दो। वर्मी कंपोस्टीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। वर्मी कंपोस्ट की प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढों में विगलित किया जाता है। विगलित का मतलब गलाया जाता है, उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ घरेलू कचरा है, फेंके हुए खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, जिनके घरों में खेत है, आपको पता है, मान लो मैंने गेहूं की फसल बोई है, ये गेहूं उग रहा है ना। अब गेहूं के बीच में आपको पता है कई बार वो ऐसी घास उग जाती है, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं उसको, हमें नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती उग रही है। और इसके उगने से क्या होगा, देखो गेहूं को जो चीजें मिलनी चाहिए वो ये ले लेगा मिट्टी से, तो हमारी फसल पे फर्क पड़ेगा। तो इनको कहते हैं खरपतवार, वीड्स कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। तो ये हमें हटाने पड़ते हैं, आपने भी हटाए होंगे अगर आपके घर में खेत हुए थे, थोड़े थोड़े दिन में इनको हटाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये सारा ले लेंगे जमीन के अंदर से, हमारी मेन फसल को मिलेगा ही नहीं पोषक तत्व, ठीक है। तो खरपतवार आदि को, भाई उन खरपतवार को आप हटा रहे हो, क्या करो, उनको गड्ढे में डाल दो, सड़ेंगे, हमें खाद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हरी खाद। एक तो कंपोस्ट हो गया जिसको हम वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। अब अच्छा, इसमें आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देखो कंपोस्ट के लिए लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो कि यदि इस कचरे में केचुए या और कृमियों को डालकर
खाद बनाई जाती है तो उसे हम क्या कह देंगे, वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। ये 2 लाइन आप ऐड कर सकते हो, लिखी हुई भी है आपकी बुक के अंदर, पूरी की पूरी बुक तो हमें यहाँ लिखनी नहीं है। दूसरा है हरी खाद, ग्रीन कैसे बनाते हैं मैन्योर। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे कि पटसन, मूंग, ग्वार, ये सारे पौधों के नाम हैं, सब फसलें हैं। ग्वार भी देखा होगा, पटसन जिसकी रस्सियाँ वस्सियाँ बनती है उसको कहते हैं पटसन, जूट की भी बनती है रस्सियाँ। और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेतों की मिट्टी में मिला दिया जाता है। पहले तो उगा देंगे उनको या डाल देंगे, तोड़ तोड़ के जहाँ से वो है, या खरपतवार भी डाल सकते हो, डाल दिए फिर उनके ऊपर हल चलवा देते हैं तो वो खुद पौधे टूट जाएंगे, है ना, टुकड़े हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। और होगा क्या अल्टीमेटली, वही वो सड़ेंगे तो खाद बनेगी। बस यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हरी खाद। वे पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं और मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण कर देते हैं। दूसरी भी चीजें हैं लेकिन मेनली हम कह रहे हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि ये जरूरी भी है। नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत जरूरी है, वृहद तत्वों में आते हैं ये मैंने आपको आयरन वायरन बताया ना, उसमें भाई नाइट्रोजन फास्फोरस भी आता है, इंपॉर्टेंट है। ये 3 आते हैं वैसे तो, N, P और K, ऐसे याद करा हुआ है मैंने, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो आप NPK लिख सकते हो वहाँ पे, है ना, वहीं पे मैं सुधार ही देती हूँ, आप एक्स्ट्रा की ओर जो मेन चीज़ें वही लर्न कर लो, बेटर है। तो यहाँ से देखो इसको हटा दें हम, आप भी अपनी कॉपी में मिटा लो ना, NPK लिख दो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका, N, P और K, 3 बहुत है एग्जाम्पल। ठीक है, तो 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उर्वरक की, जिसको मैंने कहा ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनको हम 2-4 केमिकल मिला के बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, या तो घर पे भी बनाते हैं, कई बार आपने देखा होगा आपके घर पे अगर वही खेती है कि वो 2-3 पाउडर के वो लेके आते हैं पैकेट, उसको मिला के फिर छींटा जाता है, या फिर बने बनाए ले आते हैं हम। ठीक है, उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक होते हैं। व्यावसायिक का मतलब कमर्शियल, मतलब बिजनेस के हिसाब से, बेचने के हिसाब से जो तैयार किए हुए हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, देखो ये आ गया ना तीनों, NPK, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली इसमें यही 3 चीजें होती है जो आप बाहर से खाद लाते हो। उनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, जैसे कि पत्तियां, शाखाएं, फूल होते हैं और स्वस्थ पौधे की प्राप्ति होती है। ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, लेकिन इनका नुकसान है बच्चों, ये पौधे पे रह जाते हैं, प्लस जो फ्रूट या फल बन रहा है उसके अंदर भी जाते हैं। ठीक है, और फिर जब हम इसे खाते हैं तो हो सकता है ये हमारे अंदर भी जाए। इसीलिए आप देखते हो आजकल लोगों को बीमारियां ज्यादा होती है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, वो शुद्ध नहीं है, वो केमिकल वाली है। इसलिए अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे हैं। भाई एक तो आप घर के कचरे से कंपोस्ट बना रहे हो, वो खाद ज्यादा सस्ती है, या जो बाजार से खरीद के लाओगे बहुत महंगी होती है ये खाद। अगर जिनको पता हो, खेत वेत है, तो उनको पता होगा कि पैसा लगता है बहुत इसके अंदर। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। उनके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले और उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सोचो भाई ये तो रासायनिक पदार्थ है, इससे पौधा और वृद्धि करेगा, एक साथ 2 पैकेट डाल दिए, ऐसा नहीं। आपको ध्यान रखना है कि उसकी उचित मात्रा कितनी देनी चाहिए, ये बताया जाता है जहां से भी आप खरीदते हैं, या अगर जिसका रोज का काम है खेती करना, उसको पता होता है कितना डालना है, कितना छिड़कना है। ठीक है, एक्सेसिव दे दोगे तो भी नुकसान करेगा। कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा दोगे तो भी नुकसानदायक है, लिमिट से कम दोगे तो भी नुकसान है, ये फैक्ट है जीवन का। ठीक है, उचित समय पे देनी है, आपको कब देनी है ये भी ध्यान रखना है, सुबह शाम, मतलब 3 दिन के गैप में देनी है, 1 सप्ताह में 1 बार देनी है, जैसे दवाई के डोज देते हैं उसी तरह। ठीक है, उसके अलावा हमें दूसरी सावधानियां भी रखनी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा वो छिड़कते हैं तो वो मास्क बांध के रखते हैं, है ना, क्योंकि वो गैस हानिकारक होती है, वो कीट मारने के लिए यूज करते हैं। या यूरिया वगैरह भी डालते हैं तो ऐसे छिड़क के डालते हैं, मतलब छिड़कते हैं तो बंद कर लेते हैं ताकि वो हमारे अंदर नहीं चली जाए, हमारे लिए नुकसानदायक है वो। तो छिड़कने से पहले, छिड़कने के बाद, या उपयोग करने से पहले और बाद के आपको फायदे नुकसान सारे देखने हैं, उसके बाद ही आप इसको उपयोग करें। तो ये जो था, ये हमारा आज का टॉपिक था क्लास 9th का।
इसके बाद के टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं 2-3 जो मैंने बताए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए